नमस्कार। वेलकम टू आई ऑन हेल्थ। इस बार हम डॉक्टर अंशु मनेजा अरोड़ा जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे स्लीप एपनिया पे। मैं हूँ डॉक्टर विशाल अरोड़ा, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्या आपने नोटिस किया है कि लोग खराटे लेते हैं? क्या सभी खराटे सही हैं या ये कोई बीमारी हो सकती है? तो आज हम डॉक्टर अंशुम से इसी के बारे में पूछेंगे। डॉक्टर अंशुम, ये स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया एक नींद की परेशानी है जो सोते समय आती है। अक्सर आप लोगों को खर्राटे लेते हैं, ये सुनते हैं। उसी का एक सिवियर रूप स्लीप एपनिया है। एपनिया का मतलब होता है सांस का रुकना 10 सेकंड या उससे ज़्यादा। तो स्लीप एपनिया में आप जब सो रहे हैं, आपकी सांस कुछ सेकंड के लिए रुक रही है। तो खराटे तो बहुत लोगों को आते हैं, तो कब हमें शक करना चाहिए कि ये स्लीप एपनिया हो सकता है? कमाल की बात यह है कि खराटे अकेली ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो स्लीप एपनिया की तरह प्रेजेंट करती है। खराटे उसमें से एक कॉमन और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट इशू है। बट नींद में किसी भी तरह की परेशानी होने पे हम स्लीप एपनिया का शक कर सकते हैं। जैसे कि आपको रात को नींद बहुत टूटती है, आप बहुत बार वॉशरूम जाते हैं, आप बिस्तर में इधर उधर लौटते हैं, आप गर्दन एक तरह से नहीं रख सकते। कुछ लोग कहते हैं हम सीधा नहीं सो सकते, हमें उल्टा सोना पड़ता है, नहीं तो घबराहट होती है। वो सब भी स्लीप एपनिया के रूप हैं। और दिन में भी इसके कारण परेशानियाँ आती हैं। तो अगर आपको दिन की नींद ऐसे लगता है, दिन में रात की नींद पूरी ना होने से सारे टाइम थकावट रहती है, सिर दर्द रहते हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो और आप सो गए, आप गाड़ी चला रहे हो और आपको इतनी नींद आ रही है कि आप चला नहीं पा रहे, तो वो सब भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसा आपने मुझे बताया, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये हमारे अपर एयरवे यानी आपके नाक के पीछे से लेकर गले के पीछे तक की जो लेयर है, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस हम इसे बोलते हैं, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन से हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन मैकेनिकल हो सकती है, जैसे आपके टॉन्सिल बड़े हुए हैं, तो यहाँ आपके टॉन्सिल बड़े हुए हैं तो टॉन्सिल ने जगह घेर ली, तो सांस जा रही थी और वो सांस रुकने लगी, अड़ने लगी। या किसी की जीभ पीछे गिरती है, तो आप सो रहे हैं और आपकी जीभ पीछे गिरती है, मसल वीक है तो वो रोक रही है। या आपके यहाँ फैट है तो वो फैट बाहर से एक दबाव कर रहा है, जैसे शॉर्ट नेक जिनका होता है, जिनको फैट डिपॉजिशन होता है, उनमें हो सकता है। कुछ लोगों को कंजेनाइटली बचपन से ही आपकी जॉ जो आपका जबड़ा है उसकी प्लेसमेंट पीछे होने के कारण, या बचपन में एडिनॉइड था तो नाक और जॉ और इन सब की शेप बदल गई बढ़ते बढ़ते, उस कारण इन सब से हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के कई लेवल हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की कई कारण हैं। इसके अलावा कुछ कारण ब्रेन से रिलेटेड भी हैं। उसको क्या कहा जाता है? सो ब्रेन से रिलेटेड जो हो रहे हैं वो सेंट्रल स्लीप एपनिया इवेंट्स कहते हैं, बट ब्रेन रिलेटेड भी कारण ऑब्स्ट्रक्टिव के भी होते हैं। तो ब्रेन रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव कारण ये है कि ब्रेन ने आपके सिग्नल्स जो हैं वो ठीक से नहीं दिए सांस लेने के। तो आप जिन लोगों में स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में उनको क्लॉट है या कुछ, उसके बाद भी उनका ब्रेन ऐसा हो सकता है कि सिग्नल ठीक से नहीं दे पा रहा। हार्ट फेलियर में, किडनी पेशेंट्स में, एंड इवन अदरवाइज विद सम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज ऐसा हो सकता है कि वहाँ से सिग्नलिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो क्या ये बीमारी खाली अडल्ट्स की है या ये बच्चों में भी देखी जाती है? ये सब एज ग्रुप में कॉमन है। इनफैक्ट एक इन्फेंट, एक साल से छोटे बच्चे को भी स्लीप एपनिया हो सकता है, वो इसके साथ पैदा हो सकता है, और यहाँ अगर हमने नहीं उसे डिटेक्ट करा तो ये जानलेवा हो सकता है। बट थैंकफुली ये एडल्ट्स में ज़्यादा मिलती है, बच्चों में बहुत कॉमन है। एडिनॉइड और टॉन्सिल जिनके इनलार्ज्ड हैं, जो बच्चों में मोटापा है, कुछ सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, प्राडर-विली, इनमें बच्चों में बहुत कॉमन है, बट थैंकफुली एडल्ट्स में ज़्यादा है। इनफैक्ट आप हैरान होंगे, 104 मिलियन वर्किंग एडल्ट्स इंडिया में इस वक्त स्लीप एपनिया से सफ़र कर रहे हैं और उनको पता नहीं है? और उन्हें पता नहीं है, क्योंकि ये लक्षण आम है। आप खराटे लेके सो रहे हो तो आप बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, ये माना जाता है है। ना, तो ऐसा लगता है ये तो बहुत अच्छी नींद है, पर वो अच्छी नींद नहीं है, क्योंकि वो रुकावट भरी नींद है। आवाज़ ही रुकावट से आ रही है। देखिए, साउंड स्लीप में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अड़चन है। और अड़चन होगी, ऑक्सीजन गिरेगा, ऑक्सीजन गिरेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा,
है ना। बहुत लोग कहते हैं हमारा CRP हाई आता है, इन्फ्लेमेशन हाई है शरीर में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आपने सुना होगा, रात को अच्छे सोए थे, सुबह उठे नहीं, यंग लोगों में। तो सुबह क्यों नहीं उठे, सबको हार्ट अटैक क्यों प्रेसिपिटेट हुआ, तो कई बार सांस रुक जाती है। वेरी वेरी सिवियर स्लीप एपनिया हो सकता है। और जो अनडिटेक्टेड चला गया, तो एग्जैक्टली। डिटेक्ट कैसे किया जाए? जैसे हमें शक हुआ, आपसे मिलने आए, तो आप डिटेक्ट कैसे करोगे? सो पहली चीज़ तो सुई शक से ही शुरू होती है। आप नींद में कुछ प्रॉब्लम है उसको सीरियसली लें। इसके बहुत सारे क्वेश्चनर और स्कोर, स्लीप क्विज, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके गले में अगर शर्ट साइज़ कोई 44 से ऊपर पहनता है, नेक साइज़, तो चांसेस ज़्यादा हैं। BMI आपका ज़्यादा है, आपका उससे हो सकता है। एज के साथ ये बढ़ेगा। तो ये सब से हम स्टार्ट करते हैं। इनको स्क्रीनिंग क्वेश्चनर्स बोलते हैं। हम आपको क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करेंगे, मुंह की और ओरल कैविटी की जांच करेंगे। उसमें कुछ स्कोर्स होते हैं, जैसे आपका तालू कहाँ प्लेस्ड है, आपकी टंग कैसी प्लेस्ड है। वहाँ से शक शुरू होता है। जिनको शक पड़ रहा है उनके अंदर स्लीप स्टडी करनी पड़ती है। तो स्लीप स्टडी क्या होती है? क्या हमें देखना है पेशेंट को, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा? स्लीप स्टडी आखिरकार होता क्या है, So, और इससे फ़ायदा क्या है? मतलब स्लीप स्टडी क्यों कराएं हम? स्लीप स्टडी जो है वो रात को होने वाली एक स्टडी है। ये हॉस्पिटल्स में, स्लीप लैब्स में और आजकल घरों में भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपकी स्लीप की मॉनिटरिंग करते हैं। तो हम ये रुकावट देख रहे हैं, तो रुकावट हम रात भर, कुछ लीड्स होते हैं, जैसे एक नाक में लगेगा जो फ्लो चेक करेगा, कुछ ब्रेन में लीड्स कंप्लीट स्लीप स्टडी में लगाते हैं, ये देखने के कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप में हो आप, आपकी कहीं गहरी नींद कम आती हो, लाइट ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। मूवमेंट चेक करने के लिए कुछ सेंसर्स लगते हैं, ऑक्सीजन चेक होता है, हार्ट रेट होती है, ECG होता है, खराटे के लिए माइक होता है। तो कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं और एक टेक्नीशियन आपके यहाँ होते हैं जो रात भर इस चीज़ को दूर से मॉनिटर करते हैं। वेल ट्रेन टेक्नीशियंस। सारी रात हम उस स्लीप को रिकॉर्ड करते हैं और फिर 10-10 सेकेंड या 1-1 मिनट की विंडो में हम वो सारी एनालिसिस करते हैं अगले दिन, जिससे बहुत सारे स्कोर्स डिराइव होते हैं। जैसे एक AHI स्कोर है, ऑक्सीजन का स्कोर है, कितना ऑक्सीजन गिरा, कितनी बार खराटों से रुकावट आई, तो ये सब डिराइव करके हम सर्टेन करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां स्लीप एपनिया की वजह से बढ़ सकती हैं, या जब हम स्लीप एपनिया को ठीक करें तो उसका कंट्रोल अच्छा आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत ही निगलेक्टेड है। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे शरीर को गवर्न कर रही है। तो आप ये मानिए, शरीर में कोई भी परेशानी है, उसका कारण स्लीप में हो सकता है। खासकर हार्ट पेशेंट्स या न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स, स्ट्रोक के पेशेंट्स, पैरालिसिस के पेशेंट्स, लंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स, अस्थमा, COPD के पेशेंट्स, इनके अंदर स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। इसे ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं, एक चीज़ है और दूसरी साथ में हो गई। तो इन बीमारियों में बहुत ध्यान रखना है। और एक स्पेशल ग्रुप है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। ये बहुत बहुत निगलेक्टेड ग्रुप है। हमारी सबकी मदर्स और रिलेटिव्स जो 50-60 साल से ऊपर हैं, वो अक्सर स्नोर नहीं करेंगी पर थकी रहेंगी। फटीग है, हेडेक है, चुस्ती ख़त्म हो गई शरीर से, हम कहते हैं मेनोपॉज हो गया इसलिए हो गया, उनमें भी बहुत बहुत कॉमन है। तो वो एक्चुअली उनका ऑक्सीजन गिर रहा होता है रात को, और ये सिम्टम्स। तो ये कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस हैं। क्या शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल बेटर हो जाता है अगर स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा माना गया है कि अगर आप 2 या 3 से ज़्यादा BP की दवाइयाँ ले रहे हैं BP कंट्रोल करने के लिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अगर आपको डिप्रेशन, साइकेट्रिक सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको स्लीप एपनिया है, आप उसका इलाज करिए, रिवर्स हो जाएगा। आपका हार्ट फेलियर है और हार्ट फेलियर कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, पाँव में सूजन आ जाती है, स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया, वो कंट्रोल होने लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा, थायराइड, हाइपोथायराइड पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमन है। तो अगर स्लीप एपनिया है, आपने डायग्नोज किया, तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं?
सो बेसिकली अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह ट्रीटेबल है। मैं क्योरेबल वर्ड नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि क्योर करना थोड़ा मुश्किल है, पर ट्रीटेबल है। हम आपकी बेसिक मैकेनिज़्म है रुकावट, तो रुकावट कम करने के लिए हम बाहर से हेल्प दे सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में दिया जाता है उसको पैप थेरेपी बोलते हैं, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। आपको रुकावट आई, आपने धक्का मार के खोल दी, रुकावट खुल गई, तो एक स्पेशल मशीन होती है जिसको पैप मशीन बोलते हैं, अलग अलग आती हैं, सी पैप, बाई पैप, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। वो मशीन एक प्रेशर जनरेट करती है। आपको रात को एक मास्क लगा के सोना है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो एक मास्क पेशेंट को नाक या मुंह पे या कई बार नाक और मुंह दोनों पे लगा के सो के, और मशीन के थ्रू वो प्रेशर मिलता है। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर जब पेशेंट यूज़ करता है, हम यूजुअली बोलते हैं स्लीप्स लाइक अ बेबी। इतनी अच्छी नींद जो उन्होंने सालों से नहीं ली, इतनी डिस्टर्ब स्लीप उस पेशेंट को मिल सकती है। ये एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है। बहुत सारी थेरेपीज़ वर्ल्ड वाइड ट्राई की जाती हैं, जैसे ये पॉजिटिव प्रेशर है। एक नेगेटिव प्रेशर थेरेपी ट्राई हुई थी, वो जीभ को सक कर लेते थे। जॉ को आगे पुश करने के लिए मुंह में डेंचर जैसे होते हैं, ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर लेते थे। तो वो भी हैं, बट सक्सेसफुल उतनी नहीं है। आजकल मैंने देखा है वो एयरवे का भी आता है कि नाक पे लगा लेते हैं और कि कहते हैं कि इससे खुल जाएगा। तो पर आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि गले के पीछे, नाक के पीछे वाली स्पेस है, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपकी नाक बंद है, आपसे सांस नहीं ली जाती रात को, है ना, तो आप थोड़ा उसे खोल लेंगे तो खुल तो जाएगा थोड़ा, पर वो आपकी इस प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं केयर करेगा। तो वो सब शैम ट्रीटमेंट है। ऐसे भी आए थे कि नाक में एक जनरेटर जैसा है, बैटरी ऑपरेटेड, आप यहाँ लगा लीजिए, तो वो जनरेटर वो करेगा, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। उनमें स्टडीज़ नहीं है, बैकअप नहीं है। क्योर की जहाँ बात करें, अगर बच्चे को स्लीप एपनिया है और उसके टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, आप टॉन्सिल की सर्जरी कराओगे, एडिनॉइड्स की सर्जरी कराओगे, बच्चा क्योर हो सकता है, है ना। या कोई अडल्ट है, उसके यहाँ पे कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, वो रिमूव होगी, वो ठीक हो गया। या बेरियाट्रिक सर्जरीज, तो जो बहुत ओवरवेट है, मॉर्बिडली ओबीज है, उनकी कुछ सर्जरीज हो सकती हैं, उससे क्योर हो सकता है। ENT प्रोसीजर्स भी होते हैं, तो टॉन्सिल रिमूवल, एडिनॉइड रिमूवल इज़ वन प्रोसीजर। बाकी वो थोड़ी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो रुकावट के लिए आप जगह बना सकते हैं, आप पैलेट को, अपनी तालू को खींच सकते हैं, उसकी रिपेयर हो सकती है। बट ज़्यादातर पेशेंट्स में हम पहले मैकेनिकल कॉजेज़ को CPAP से करते हैं। बहुत बार सर्जरी के बाद भी पैप थेरेपी चाहिए होती है, तो ये तो ज़रूरी ही है। फिर बेसिस ऑन क्या पर्सनलाइज्ड हम अप्रोच दे सकते हैं, हम फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये तो हो गया क्योर एंड ट्रीटमेंट की बात हो गई। कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो कर सकते हैं, जैसे कुछ वेट लॉस किया या कुछ एक्सरसाइज हो जो कि आप प्रिवेंट कर सकें, जिनको आपको लगे स्लीप स्टडी में कि हाँ बॉर्डर लाइन है या अर्ली है, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करोगे? तो वेट लॉस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारा पहला ट्रीटमेंट का स्टेप स्टोन रहता है, तो ये सब कर सकते हैं, माइल्ड से लेकर सीवियर तक। वेट लॉस का ऐसा रिलेशन है कि आजकल दवाइयाँ भी हैं जो वेट लॉस करा रही हैं और स्लीप एपनिया बेटर हो रहा है। तो अगर हम पहले से ही उसको कंट्रोल कर सकें, दैट इज़ वन वे। दूसरा है नेक और मसल रिलेटेड एक्सरसाइजेज। देखिए, मैंने आपको बताया मसल भी वीक हो सकती है, जीभ वीक हो गई तो पीछे गिर गई, तो कुछ टंग की एक्सरसाइजेस, कुछ मुंह की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? सो ये मायो फंक्शनल एक्सरसाइज थेरेपी बोलते हैं। बहुत सारी होती हैं, जैसे गुब्बारा फुलाना मुंह से, या जीभ को तालू पे टच करना और टच करके कुछ सेकंड वेट करना, फिर पीछे लाना, फिर टच करना, फिर पीछे लाना, आगे लाना, पीछे लाना, एक सीटी बनाना, है ना। तो ये कुछ है एक्सरसाइज जो टंग की और जॉ की, मुंह खोलना शेर की तरह। इनफैक्ट योगा में वो जो लायन वाला पोज होता है मुंह खोल के, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आप जितना इसको, जॉ को, टंग को टाइट रखोगे, जितनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, अगर ये प्राइमरी कॉज है तो ये बेटर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिवियर केसेस में ये क्योर कर देगा। फिर उनके अंदर हमें हार्ट इशू से बचना है, हमें बाकी हार्ट अटैक से बचाना है पेशेंट को, तो हमें थेरेपी देनी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर अंशुम, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। तो आई होप आपको स्लीप एपनिया के ऊपर काफ़ी जानकारी मिल गई होगी।
अगर फिर भी आपके सवाल हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में उनको लिखिए, डॉक्टर अंशुम ज़रूर उनको आंसर करेंगी। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।